हमारे विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप इसके पहले इस चौथी इकाई में जो पहला लेक्चर हमारा था उसमें हमने ये पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, किस तरह के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं, उसमें पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो क्या किस तरह परिवर्तनकारी होता है, फिर से पुनः पहली अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, और रासायनिक परिवर्तन किस तरह के परिवर्तन होते हैं, किन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम कुछ उनके दैनिक जीवन में जो उदाहरण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के। तो क्लास को शुरू करते हैं। कुछ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को जो कि हमारे स्थानीय परिवेश में होते हैं और उनसे संबंधित क्रियाकलापों को जानना है। जैसे एक क्रियाकलाप है कि मोम का पिघलना तथा जमना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो यह एक क्रियाकलाप है जिससे हमें समझना है कि जैसे मोम को जब हम पिघलाते हैं तो वह पिघलाना एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है, लेकिन जब हम उसी मोम को जला देते हैं तो वह परिवर्तन जो होता है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाने लगता है। क्यों कहलाने लगता है कि जब मोम को गर्म करते हैं तो मोम पिघल जाती है और बर्तन में इधर उधर हिलने डुलने लगती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जब पुनः उसे हम ठंडा करते हैं तो वह स्थिर हो जाती है या जम जाती है और ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो पहले ठोस अवस्था में थी, हमने गर्म किया वह द्रव अवस्था में बदली, फिर उसे हमने ठंडा किया फिर वह ठोस अवस्था में बदल गई, तो वह पुनः अपनी अवस्था में वापस आ गई। तो इस तरह का परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जबकि हम दूसरी स्थिति देखते हैं कि जब मोमबत्ती को जलाते हैं किसी तीली से, तो क्या होगा कि मोमबत्ती जब ठीक से जल जाती है तो उसे बुझने के बाद जलाने के लिए जलती है जो तीली जब हम मोमबत्ती से थोड़ी दूर पर ही रहती है तब भी मोमबत्ती जलने लगती है। और इस पूरे क्रियाकलाप में जो मोम होती है वह ठोस से द्रव और द्रव से गैस तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है। यह हम आसानी से देख सकते हैं कि जब जलती हुई तीली मोमबत्ती के पास हम ले जाते हैं तो थोड़ी तीली दूर ही रहती है और गर्म जो मोमबत्ती होती है उसमें से निकलने वाली जो गैस होती है उसको तुरंत पकड़ लेती है। तो मोम पहले ठोस से द्रव में बदलती है, फिर द्रव से गैस में बदलती है और गैस में बदलकर जलने लगती है। तो यह तीनों अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है मोम का वह हम देख सकते हैं। खड़ी मोमबत्ती जो होती है वह ठोस अवस्था होती है और द्रव जलती लौ के नीचे कटोरी नुमा संरचना में पिघली मोम होती है, और गैस बुझाने के बाद बत्ती से निकलने वाली मोम वाष्प सफ़ेद धुआं वह गैसीय अवस्था होता है मोम का। तो यह तीनों अवस्थाएं हमें एक मोम में दिखाई देती हैं जब हम उसे जलाते हैं। तो क्या होता है कि वास्तव में जब मोमबत्ती मोम वाष्प ही के रूप में बदलती है तभी वह जलती है। मतलब मोम जब भाप के रूप में बदलती है तो वह जलती है, और अगर जल जाती है जब, लेकिन वो जो मोमबत्ती होती है वह जल जाने के बाद जब वाष्प में बदल जाती है मोम, तो वह जलने के बाद पुनः फिर द्रव अवस्था में नहीं आ सकती है और ना ही वह द्रव से फिर ठोस अवस्था में जा सकती है। तो मोमबत्ती का जलना, उसमें अवस्था परिवर्तन फिर से नहीं हो सकता है कि एक बार अवस्था परिवर्तित हो जाए तो फिर से पुनः वह गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था या द्रव से फिर ठोस में बदल जाए। यह संभव नहीं होता है, यह हम कर नहीं सकते हैं। तो इस तरह जो मोमबत्ती का जलना होता है वह एक रासायनिक क्रिया होती है, और यह जो मोमबत्ती की जो वाष्प होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र हम देख सकते हैं कि मोम ऑक्सीजन के साथ मिलती है और ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद यह पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है जलने के उपरांत। तो इस तरह का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो हमने देखा कि मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघलने के बाद पुनः अपनी ठोस अवस्था में आ सकती है। लेकिन मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो मोम वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वह वाष्प ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल जाती है, तो पुनः फिर वह मोम के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती है। तो इस तरह का परिवर्तन मोमबत्ती का जलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा क्रियाकलाप हम देखते हैं, यह है कि ग्लूकोज को जब हम जल में घोलते हैं, ग्लूकोज मतलब
चीनी एक तरह से हम कह सकते हैं आप। ग्लूकोज जब हम जल में घोलते हैं तो यह जल में घोलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जबकि जो कली चूना होता है, बाज़ार से आपने देखा होगा कली चूना जो आता है, उसको जब हम घोलते हैं खाने का चूना बनाने के लिए, तो यह घोल जो बनाया जाता है यह एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है। चीनी का शरबत बनाना भौतिक परिवर्तन कहलाता है, लेकिन चूने का कली चूने को घोलना वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझ सकते हैं। आधा बीकर पानी लीजिए, उसमें लगभग 3 से 4 चम्मच ग्लूकोज या चीनी डालकर चम्मच से हिलाएं। देखेंगे कि ग्लूकोज घुल गया तथा बीकर की तली में हाथ से छूने पर ठंडी लगने लगती है। जिसमें हम चीनी घोलते हैं या ग्लूकोज घोलते हैं तो क्या होता है, वह बर्तन ठंडा लगने लगता है। इस प्रकार एक और बीकर लें, उसमें आधा गिलास पानी लें, उसमें 3 से 4 चम्मच बारीक कली चूना डालें और चम्मच से हिलाएं। कली चूना तो उसमें घुल जाता है तथा बीकर की तली को जब हम छूते हैं तो गर्म प्रतीत होता है। 2 तरह के बीकर ले रहे हैं हम, और उसमें एक में, दोनों में पानी है। एक में चीनी घोलते हैं, उसकी तली को छूते हैं तो वह ठंडा लगता है, लेकिन दूसरी वाले की तली को छूते हैं, दूसरे में चूना घोल रहे हैं, उसकी तली को छूते हैं तो तली गर्म लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्रियाकलाप में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि पुनः ग्लूकोज के घोल को पूरी तरह से वाष्पित करते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है या चीनी होती है, अगर हम उसको उबाल दें और पूरा पानी उसमें से वाष्पित होकर निकल जाए तो वह चीनी हमें या ग्लूकोज हमें पुनः प्राप्त हो सकता है। लेकिन कली चूने वाले पानी को, घोल को, चाहे जितना हम वाष्पित करें उसमें से पानी, वह कली चूना फिर से प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ग्लूकोज का जल में घुलना एक तरह से भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कली चूने का जल में घुलना या रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि हम पुनः अपना वह पूर्व का पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यही मुख्य अंतर होता है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में। ग्लूकोज जल के साथ मिलता है तो ग्लूकोज का शरबत बनता है, जिसमें बाहर से ऊर्जा अवशोषित की जाती है। कली चूना जो होता है वह जब जल के साथ मिलता है तो वह चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH, और इसमें से बाहर ऊर्जा निकलती, जिससे जिस बर्तन में कली चूना घोला जाता है वह गर्म हो जाता है। तो 2 तरह के परिवर्तन हमने देखे, एक भौतिक परिवर्तन है विलयन बनाना, दूसरा रासायनिक परिवर्तन है। तो मुख्य अंतर यही है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त हो सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकता है। एक क्रियाकलाप और समझ लें तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को और बेहतर तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। फिटकरी के रवे जो होते हैं उस पर रवे का बढ़ना भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दोनों चीज़ें बढ़ ही रही हैं। फिटकरी का क्रिस्टल अगर फिटकरी के घोल में डाल दिया जाता है तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और ऐसे ही अगर चने का बीज हम बो देते हैं तो वह धीरे धीरे जमकर बड़े पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दोनों में पदार्थ की संख्या में, मात्रा में वृद्धि हो रही है, लेकिन दोनों तरह की वृद्धि अलग अलग होती है। एक भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप क्या है? एक बीकर के आधे भाग तक जल भरें, उसमें फिटकरी घोलें, और जब फिटकरी घुलना बंद हो जाए तो बीकर को गर्म करें तथा पुनः फिटकरी को और घोलें। गर्म करने के बाद भी फिटकरी का घुलना बंद हो जाए तो विलयन को छान लें, या फिटकरी का संतृप्त विलयन है। एक क्या करें, अब हमने संतृप्त विलयन बना लिया फिटकरी का, क्या करें, एक धागे की सहायता से फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा लें और उसको उसी में लटका दें, और उसके बाद क्या होगा कि 1 सप्ताह बाद वह जो छोटा टुकड़ा हमने लटकाया था वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े टुकड़े के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, या इसे हम तोड़कर फिटकरी का छोटा रवा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब हमने उसमें लटकाया, धीरे धीरे उसके ऊपर फिटकरी जमती गई, वह धीरे धीरे बड़े क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो गया। और अगर हम उसे चाहें तो उसे तोड़ दें, फिर से हम छोटे रवा प्राप्त कर सकते हैं। तो वह जमा और बढ़कर उसका आकार तो बढ़ा, लेकिन हम उससे पुनः पहले वाला छोटा आकार क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो फिटकरी के क्रिस्टल का बढ़ना हुआ एक तरह से
अगर इसे हम पुनः पहले वाले पदार्थ को प्राप्त करना चाहें, छोटे क्रिस्टल को, तो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह परिवर्तन कैसा हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। वहीं जब हम अंकुरित चना जो होता है उसको किसी गमले की गीली मिट्टी में हम बो देते हैं, तो बोने के बाद जब अंकुरित चने में छोटा पौधा नहीं बन जाता है, तो उस छोटे पौधे को पुनः हम चने में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह जो परिवर्तन है यह अपरिवर्तनीय है, पुनः पहले वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। और इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ दैनिक जीवन में होने वाले क्रियाकलाप या क्रियाकलाप हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें समझना ज़रूरी है। एक क्रियाकलाप और समझते हैं कि गर्म जल से भरे डिब्बे पर जब ठंडा पानी डाला जाता है, या गर्म से जल से भरे डब्बे पर ठंडा पानी डालना एक भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि सोडियम पर ठंडा पानी डालना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि एक टीन की डब्बे में थोड़ा सा जल लेकर उसे हम गर्म करते हैं। जब जल उबलने लगे तो उसे हम हटा लेते हैं और ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर दें और उसके ऊपर पुनः ठंडा जल डालते रहें, तो जो वह गर्म जल था वह पुनः ठंडे जल में परिवर्तित हो जाता है और वह जो डब्बा होता है वह कुछ पिचक जाता है। यह परिवर्तन जो होता है, जल को गर्म करना, डब्बे में भरना, फिर उस पर ठंडा जल डालकर उससे ठंडा करना, यह जो परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन एक तरह से भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ढक्कन को खोल करके अंदर से ठोक पीट कर हम फिर बाद में डिब्बे को पूर्व की भांति बना सकते हैं। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा जो परिवर्तन हमने देखा सोडियम का ठंडे पानी के साथ, उसमें क्या होता है कि सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर फिल्टर पेपर पर रखें, इसे चिमटी की सहायता से जल में डालें, जल से भरे बीकर में, और तो क्या होता है कि वह जो छोटा सा टुकड़ा है वह धीरे धीरे उसमें पूर्ण रूप से पानी में घुल जाता है, और हम कितना भी प्रयास कर लें पुनः वह छोटा टुकड़ा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ तो हमने टीन के डिब्बे को ठोक पीट कर फिर से उस आकार में प्राप्त कर लिया, लेकिन यहाँ पे सोडियम जो वह भी एक ठोस पदार्थ है, उसे जब हमने पानी में डाला तो क्या हुआ कि वह सोडियम उसी पानी में गायब हो गया और पुनः हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो एक नया पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। पहली स्थिति में वायु दाब के कारण डिब्बा पिचक गया, और जबकि दूसरी स्थिति में जो सोडियम है वह जल से क्रिया करके नए पदार्थ के रूप में हाइड्रोजन गैस निकालता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम रासायनिक सूत्र है Na, दूसरा पदार्थ है पानी जिसका रासायनिक सूत्र है H2O, दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नया क्रियाकलाप होता है NaOH और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती है, ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। और इसमें हम पुनः भौतिक परिवर्तन में पहले वाले पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पहले वाले पदार्थ को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह कुछ दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण थे, क्रियाकलाप थे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण थे, उनके बारे में हमने चर्चा की। कुछ और क्रियाकलाप पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज का समय समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, और इस लेसन संबंधित कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके उससे हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।